प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा संकल्प लेके काम कर रहे हैं, तो भगवान श्री राम ने जो सेतु बनाया था जी, उस मुकाबले का काम है, राष्ट्र निर्माण का काम है। ऐसे राष्ट्र निर्माण के काम में गिलहरी का भी रोल होता है। मैं उसी गिलहरी की तरह जो बेनिफिट्स हैं एआई के जी, उसको हम लें और जो नुकसान है उससे सोसाइटी को बचाएं। सोशल मीडिया को अपने प्लेटफॉर्म पे जो कुछ भी पब्लिश हो रहा है, अपलोड हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करना चाहिए। दुनिया की मोस्ट अफोर्डेबल रेलवे ट्रैवल सर्विस है भारत की। 60,000 करोड़ की हर साल सब्सिडी इसमें पैसेंजर ट्रैवल में जा रही है। एक एक माता के मन में विश्वास है जी, कि उसका एक बेटा दिल्ली में बैठा है, नरेंद्र मोदी, जो महीने के महीने राशन पहुंचाएगा और गरीब की थाली कभी भी खाली न रहे। माताएं अपना आशीर्वाद मोदी जी को देंगी, बहनें अपना आशीर्वाद मोदी जी को देंगी और नौजवान अपना विश्वास मोदी जी को देंगे। नमस्कार, मैं रोहित सिंह सावल और इस सत्र में हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रेलवे की बात हो, आईटी की बात हो, ये महकमे संभाल रहे हैं। मैं इनको भविष्य का मंत्री भी कह रहा हूं, भविष्य का अगली कैबिनेट का मंत्री या भविष्य के भारत का मंत्री। और जो हमने बात कही इस सेशन में, हमने कहा कि ये इंजीनियर और राजनेता, ये अपने आप में एक गजब का कॉम्बिनेशन है। अश्विनी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आप ये राजनीति में अब में आपका जो आना हुआ? मैं शुरुआत इससे करूंगा। पहले से सोचा था या कई बार होता कोई बाई चांस राजनीति में आ जाता है? देखिए, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा संकल्प लेके काम कर रहे हैं। उनके काम को अगर हम तुलना करें तो भगवान श्री राम ने जो सेतु बनाया था जी, उस मुकाबले का काम है, राष्ट्र निर्माण का काम है। ऐसे राष्ट्र निर्माण के काम में गिलहरी का भी रोल होता है, जो कि अपनी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सके। मैं उसी गिलहरी की तरह हूं। जी, पहले बात करते हैं रेलवे की। आपने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया रेलवे को, पूरे देश भर में लोग इस बात को लेकर जानते हैं। तो लेकिन ये बताइए कि कई सपने पूरे हो गए, कई अभी अधूरे हैं। बुलेट ट्रेन में कब बैठना होगा हम लोगों का? बुलेट ट्रेन की बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका फाउंडेशन ले किया था। 2019-20 तक करीब करीब इसका डिजाइन पूरा हुआ। 20 और 21 में थोड़ा सा कोविड के कारण धक्का लगा, लेकिन फिर भी काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा और 284 किलोमीटर 284 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन पहुंच चुका है। आपको शायद आपने हाल ही में कुछ वीडियोस भी देखे होंगे किस तरह से जी, कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है और प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। पहली अंडर सी, समुद्र के नीचे टनल बिटवीन मुंबई एंड ठाणे, उसका भी डिजाइन कंप्लीट होकर उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। एक टोटली नए तरीके से काम करना, नई टेक्नोलॉजी पे काम करना और एकदम नए पैमाने से काम करना, ऐसा है ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। 2026 में इसकी पहला सेक्शन इसका खुलने की प्लानिंग है। जी, और इसके इतर अगर हम बात करें, वंदे भारत की बात करें, मैंने कहा रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने की बात हुई जो आपने किया, लेकिन जो पहले जब आप रेलवे मंत्रालय में आए और अब की जो स्थिति है उसमें बड़ा अंतर देखने को मिलता है। लेकिन एक अंतर हम लोग भी महसूस करते हैं, आम आदमी भी महसूस कर रहा है। आम आदमी कह रहा है कि साहब अंतर तो दिख रहा है, लेकिन जेब में भी बहुत अंतर दिख रहा है, जेब बहुत ढीली करनी पड़ रही है। देखो, रेलवे में अगर 100 रुपए का खर्चा आता है किसी भी पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन पे, आज टिकट उसमें 100 रुपए खर्चे के कंपैरिजन में 45 रुपए का टिकट है जी, यानी 55% डिस्काउंट है सभी को। कुल टोटल डिस्काउंट की अगर क्वांटिटी लें तो 59,000 करोड़, मोटा मोटी 60,000 करोड़ का टोटल सब्सिडी है रेलवे के पैसेंजर ट्रैवल में। दुनिया की मोस्ट अफोर्डेबल रेलवे ट्रैवल सर्विस है भारत की। 60,000 करोड़ की हर साल सब्सिडी इसमें पैसेंजर ट्रैवल में जा रही है। कई वर्ष हो गए, कहीं पर भी भाड़े को एक पैसा भी आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्रिटिसिज्म कहीं से भी फेयर है। अश्विनी जी, एक बात बताइए। देखिए, आप मंत्री हैं और इंजीनियर हैं, आईएएस आप रहे हैं। आपने वंदे भारत चलाई,
जहां जहां वंदे भारत चली हर सांसद कहता कि नहीं साहब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक स्टॉप होना चाहिए, अगला सांसद कहेगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक स्टॉप होना चाहिए। तो ये दिक्कत नहीं आती आपको क्या व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये बहुत देखा जाए? ही आपका प्रश्न जो है, इस प्रश्न का मैं कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं समझता। मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट है कि वंदे भारत आज हर क्षेत्र से सबकी डिमांड आ रही कि हमारे एरिया में भी वंदे भारत आए। और देखो, कभी भी आप अगर आज से 10 साल पहले की कोई भी चीज का तुलना करो, जी 10 साल पहले कोई भी नई गाड़ी आती थी या नई सर्विस होती थी, वो सीमित रह जाती थी बड़े शहरों में। मोदी जी ने एकदम स्पष्ट तौर पे निर्णय लिया कि वंदे भारत भारत के हर राज्य में जानी चाहिए। तो जो पहला जितना भी रूट सिलेक्शन हुआ, वो रूट सिलेक्शन इस तरह से हुआ कि देश का हर राज्य जहां पर ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफाइड है वहां पे वंदे भारत जाए, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग केरल। देखो, मोदी जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में भरोसा करते हैं। उन्होंने जहां पर हमारी सरकारें हैं और जहां पर हमारी सरकारें नहीं है, दोनों को एकदम बराबर तरीके से ट्रीट किया और दोनों ही जगह वंदे भारत दी। केरल में तो 150% से ज्यादा इसकी ऑक्यूपेंसी है जी, इतनी सुपर हिट जा रही है। तमिलनाडु में करीब 6 सर्विसेज वंदे भारत की है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, जो जहां हमारी आज सरकार नहीं है, वहां पर भी इतनी बड़ी संख्या में कम से कम 6 या 7 सर्विसेज वंदे भारत की चल रही है। तो हर जगह जहां पर भी सरकार हो या नहीं हो, सब जगह वंदे भारत दी है। बहुत सुपर डिमांड आता है, हर एक एमपी साहब आते हैं, मिलते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत चालू करो। और आज जितनी भी मोदी जी के विजन में, प्रधानमंत्री जी के संकल्प में जो काम हुआ है, आज करीब करीब हर हफ्ते एक नई वंदे भारत ट्रेन फैक्ट्री से निकल रही है। तो देश का कोई भी ऐसा शहर नहीं रहेगा आने वाले समय में जहां पे वंदे भारत ना हो। हर शहर में वंदे भारत पहुंचेगी, पहला। दूसरा, वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी बनके रेडी हो गया है जी, वो भी बहुत जल्दी आने लगेगा और उसको टेस्टिंग करेंगे। 2 या 3 महीने टेस्टिंग करनी पड़ती है कोई भी नई गाड़ी निकालते हैं तो। उसके बाद में वंदे भारत स्लीपर से ओवरनाइट जर्नी एकदम आपकी इतनी कंफर्टेबल हो जाएगी कि आप देखोगे कितना बड़ा चेंज है। तीसरा, वंदे मेट्रो। वंदे मेट्रो जो शहर आसपास है, 200-250 किलोमीटर के अंदर है, उसमें बिल्कुल शटल की तरह चलेगी जी, यानी हर आधे घंटे, हर 1 घंटे, हर 2 घंटे के बाद में ट्रेन आपको रेडी मिलेगी। कोई आपको रिजर्वेशन वगैरह का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। चौथा, अमृत भारत ट्रेन। अमृत भारत ट्रेन टोटली नॉन एयर कंडीशनड है। 22 कोच में से 11 कोच जनरल है। 22 कोच में से 11 कोच जनरल है और 11 कोच उसके स्लीपर है। मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी 1000 किलोमीटर की जर्नी 450 रुपए में कर सके जी, उस संकल्प के साथ चल रहे हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, अगर ये इनकम का पिरामिड हम देखें तो जो लो इनकम और मिडिल इनकम है वो प्रायोरिटी है हमारे लिए जी। गरीब परिवार, मिडिल इनकम परिवार रेलवे के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है जी। जो अधिक इनकम वाले परिवार हैं वो आराम से फ्लाइट में जाएं। हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है लोअर इनकम और मिडिल इनकम, और सारी की सारी कंप्लीट प्लानिंग उसके हिसाब से चल रही है। इसलिए हम आपको नए भारत का इंजीनियर कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात अश्विनी जी, अभी सुनने में आया कि मोदी जी ने कहा कि अगले 100 दिन का एजेंडा अगली सरकार का, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या एजेंडा है वो 100? हमारी सरकार निश्चित भाव से आ रही है, मैंने अगर लगाया पक्की आ रही है। कोई शक मत रखिए इसमें, आपको कोई शक रखने की जरूरत नहीं है। तो ये 400 पार वाली सरकार आएगी। मैं आपको बताऊं, आपने कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें देखी हैं जी। कांग्रेस की सरकारों का एक कॉमन फिनोमिनन होता था, प्रॉमिसेस करते थे, कभी उसको पूरा नहीं करते थे। हर बार नए नए तरीके के सब्ज बाग दिखाते थे कांग्रेस की सरकारें, जो 1950 से लेके अगर आप इतिहास देखो, एक क्लियर इतिहास है। इस चीज में इस कांग्रेस की इस पॉलिटिकल फिलॉसफी के कारण जनता में सरकार के प्रति एक अलग भावना आ गई थी। मोदी जी ने आके 10 वर्षों के अंदर ही उस पूरी भावना को एकदम बदल दिया है। आज जन जन में क्लियर विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं जी। मोदी जी का अगर कोई प्रॉमिस है वो पूरा होगा।
इसीलिए मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी है वो गारंटी जो हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी। तो मोदी की गारंटी का वो मीनिंग है। और मोदी जी ने अपनी जिंदगी का ध्येय बनाया है कि गरीब से गरीब परिवार के जीवन में भी एक ऐसा बड़ा बदलाव आए। मैं आपको बताऊं, उड़ीसा गंजाम जिला, वहां से सूरत और बड़ौदा और गुजरात में बहुत सारा माइग्रेशन है, मान लो जी, या देश के किसी भी हिस्से में देख लो, बिहार से भी बहुत सारा माइग्रेशन है, झारखंड से भी माइग्रेशन है। माइग्रेशन के बाद में मान लो गंजाम उड़ीसा के परिवार से दोनों बेटे बाहर निकल के सूरत में काम कर रहे हैं, मान लो वो बेटे टाइम पे खाना पहुंचा पाए ना पाए, अपने परिवार की मदद कर पाए ना कर पाए। आज उड़ीसा की एक एक मां के मन में, एक एक माता के मन में विश्वास है जी, कि उसका एक बेटा दिल्ली में बैठा है, नरेंद्र मोदी, जो महीने के महीने राशन पहुंचाएगा और गरीब की थाली कभी भी खाली न रहे गरीब के लिए। ऐसा मोदी जी के मन में विश्वास है, मोदी जी का संकल्प है, वो मोदी जी इस तरह का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज ना देश के 140 करोड़ देशवासियों में आप किसी को पूछ लो, सबके मन में विश्वास है कि भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। और एक उन्हीं के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने का देश ने ठान लिया है। हर्षवर्धन जी, अभी ये जो आपने भी बात कही, इसको सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा था एकदम खांटी नेता से बात कर रहा हूं। सबको यही महसूस हुआ होगा। अभी तक आपका इंजीनियर का रूप देखा, सबने इंजीनियर के तौर पर देखा, आईएएस अधिकारी के तौर पर देखा। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सबसे बड़े नेता तो यही कहते हैं, मोदी जी भी यही कहते हैं, मैं साधारण कार्यकर्ता, बहुत साधारण कार्यकर्ता। ये बताइए कि अभी इस बार लोकसभा का चुनाव, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लोकसभा का, ठीक है, संगठन का फैसला है, जो भी तमाम चीजें हैं, लेकिन संगठन ने आपको खास मिशन के लिए रखा कि आप तो ऊपर से आदमी दिखता है पानी है, नीचे से सुरंग निकाल देते हैं, उसके अंदर से मेट्रो या ट्रेन निकाल देते हैं। तो कोई ऐसे खुफिया मिशन पर आप लगे हैं? देखिए, चुनाव बहुत ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राजनीति में एक शुचिता लाने का काम कर रही है, डेमोक्रेसी में बहुत स्ट्रांग विश्वास है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम किया है पिछले 10 वर्षों में। और इस पूरी प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया को बहुत सीरियसली हम लोग लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर चुनाव को सीरियसली लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारी है वोटर्स के प्रति, ये जिम्मेदारी है नागरिकों के प्रति कि हम अपनी बात को स्पष्ट तौर पे पहुंचाएं। वैष्णव जी, आप मध्य प्रदेश में सह प्रभारी भी रहे, यानी चुनाव भी लड़वा दिया आपने। भले आप कह रहे हैं कि मैं राजनेता नहीं हूं, लेकिन अब ये सवाल ये बताइए कि उड़ीसा में जो गठबंधन हो रहा था भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी का, वो बनते बनते रह गया। देखो, उड़ीसा में अगर हम देखें तो वहां पे बीजू जनता दल आज रूलिंग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी मेन ऑपोजिशन पार्टी है जी। पिछला अगर लोकसभा का चुनाव देखें, पिछले लोकसभा के चुनाव में 44% वोट शेयर था बीजू जनता दल का, 38% वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का, 14% वोट शेयर था कांग्रेस का। आज कांग्रेस वहां पे एकदम पूरी तरह से समाप्त है जी। कांग्रेस का 14% का वोट शेयर सीधा का सीधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होने वाला है। तो राजनीति में रूलिंग पार्टी और मेन ऑपोजिशन पार्टी के बीच में अलायंस होना बहुत ही इम्प्रोबेबल इवेंट है, बहुत ही कम संभावना वाला इवेंट है। तभी लोग कह रहे थे कि तभी ये मिशन आपके पास और दिया गया। आज हम लोग चुनाव लड़ेंगे पूरे के पूरे 147 सीटों पे विधानसभा में जी। 21 की 21 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और बहुत अच्छी विजय के साथ बाहर निकलेंगे। देखिए, ओडिशा को आप समझते हैं, आपने वहां पर बतौर आईएएस अधिकारी भी काम किया लंबे अरसे तक, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सरकार बनाएगी उड़ीसा में? देखिए, आज आप उड़ीसा के किसी भी गरीब से गरीब परिवार, दूर से दूर अंचल, चाहे कोस्टल उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा, नॉर्दर्न उड़ीसा, सदर्न उड़ीसा, किसी भी जगह जाइए जी, हर घर में मोदी जी के प्रति एक ऐसी सद्भावना है कि वो माए सबके सब आशीर्वाद देगी जी। हर नौजवान क्लियरली देख रहा है कि उनका भविष्य बना सकता है अगर कोई, तो नरेंद्र मोदी जी ही बना सकते हैं जी। तो वो सब के सब अपना विश्वास मोदी जी को देंगे, माताएं अपना आशीर्वाद मोदी जी को देंगी, बहनें अपना आशीर्वाद मोदी जी को देंगी और नौजवान अपना विश्वास मोदी जी को देंगे। ये स्पष्ट है,
ये आप बहुत जल्दी देख लेंगे। आपने अभी कहा कि बिल्कुल सही बात है, व्यवहारिक बात है कि नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी जो है उनका गठबंधन अव्यवहारिक सी बात लगती है राजनीति में। लेकिन देखिए, अगर नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी की बात, जब अश्विनी वैष्णव की बात आती है तो राज्यसभा दोनों पार्टियां भेजने के लिए तैयार थी, होड़ लगी थी कि हम भेजेंगे। तो ये जो आपका स्नेह है, तो इससे ये संभावना जाहिर की जा रही थी कि स्नेह गठबंधन में आप तब्दील करवा देंगे। राजनीतिक दलों में बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं, बहुत सारे फैसले राजनीतिक दल सब कुछ सोच समझ के लेते हैं। लिया, मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस तरह का मौका मिला। हाँ, ऐसा मौका बड़े कम राजनेताओं को मिलता है। देखिए, इससे आगे चलते हैं, काम की बात करते हैं। नहीं, ये सबसे ज्यादा काम की बात है। काम की बात ये बताइए कि ये 400 पार कितना व्यवहारिक लगता है? जो 400 बहुत व्यवहारिक है और पहले भी हुआ है, इस बार भी होगा और आगे आने वाले कई चुनावों में ये रिपीट होगा। 400 पार, बिल्कुल। लेकिन अगर हम जब व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं, दक्षिण भारत की बात करें, वहां किस तरह से आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी? देखिए, 2019 से पहले लोग कहते थे कि अरे 272 आपने पार कर लिया, लेकिन अभी आप सैचुरेट हो गए हो। लोग कहते थे कि अरे कैसे बंगाल में लाओगे, क्या करोगे बंगाल में, क्या करोगे उड़ीसा में, कभी सीटें आपकी आ ही नहीं सकती, ऐसा बोलते थे जी। बंगाल में 18 सीटें आई, उड़ीसा में 1 सीट से 8 सीट बढ़ी। आज आप देखो, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु का एक नौजवान जो 18 साल का हुआ था 2000 में, 2010 में, 2020 में, यानी 3 जो जनरेशन्स आई है जी, ये तीनों की तीनों जनरेशन्स आज देखती है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए एप्पल मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में भेजी। वो देखते हैं कि किस तरह से भारत से तमिल पॉपुलेशन से जो दुनिया में गए काम करने के लिए, किस तरह से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज वो देखते हैं कि वहां की जो पॉलिटिक्स है, जो कि डीएमके और एडीएमके से डोमिनेटेड थी, उस पॉलिटिक्स ने कहीं पर भी नौजवानों के साथ न्याय नहीं किया, कहीं पर भी उनके एस्पिरेशंस को, उनकी ड्रीम्स को फुलफिल करने का पूरा नहीं काम किया। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और तमिलनाडु में श्री अन्नामलाई जी के नेतृत्व में जी पूरा का पूरा युवा वर्ग एकदम स्पष्ट तौर पे अपना क्लियर समर्पण, क्लियर सपोर्ट में आने के लिए तैयार है। पहला। दूसरा, काशी तमिल संगमम जी, सेंगोल पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने तमिल भाषा को, तमिल कल्चर को जो सम्मान दिया वो अभूतपूर्व है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का सम्मान नहीं दिया जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल भाषा को, तमिल कल्चर को दिया है। वो सम्मान आज हर तमिल भाषी व्यक्ति उस सम्मान को एक इज्जत के साथ, आदर के साथ देख रहा है और उस सम्मान को स्वीकार करता है। और आप देखोगे आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति एकदम परिवर्तित हो जाएगी। जी, अब एक और सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ, अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, और खास तौर पर मैं एआई की बात करना चाहूंगा, कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज कॉमन लैंग्वेज में आई है, बोलचाल की भाषा में आई है एआई, लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में, इंडस्ट्रियल की दुनिया में एआई आज से करीब 20-25 वर्षों से चल रही है जी। बहुत लाभ है इसके। कई तरह के जो फैसले ऑन द रन करने होते हैं, जैसे मशीन का टेम्परेचर है, प्रेशर है, कोई उसका मूवमेंट का फैक्टर है, उन सबको बहुत आसानी से एआई का उपयोग करके मेंटेनेंस टाइम पीरियड बचाया जा सकता है, कई चीजें सुधर सकती है। तो बेनिफिट्स अपनी जगह बहुत सारे हैं जी। एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल्स में, वेदर फोरकास्टिंग में बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हैं। सोसाइटी में जनरेटिव एआई और डीप फेक्स की मदद से बहुत सारे भ्रम फैलाए जा सकते हैं जी, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। तो आज हमारे सामने ये हमें देखना है कि जो बेनिफिट्स हैं एआई के जी, उसको हम लें और जो नुकसान है उससे सोसाइटी को बचाएं। इस फाइन बैलेंस को लाना हमारी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। सोशल मीडिया को लेकर भी चर्चा है कि उस पर किसी तरह का कोई नीति बने, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसको लेकर
सोशल मीडिया का पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। आज आप एबीपी न्यूज पे कुछ चीज चलाते जी। हैं तो आपका एडिटोरियल चेक होता है जी कि सही चीज है तभी चलाओ, बिल्कुल सही चीज नहीं है उसकी तो आप घंटी बजाने का भी काम करते हैं। जी। तो आप जिस तरह से आप एक जिम्मेदारी के साथ एक चैनल चलाते हैं, जी वैसी ही जिम्मेदारी क्यों ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी लें। आज अगर सबसे बड़ा न्यूज का माध्यम है कोई प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी बनती है कि कुछ तो एक बेसिक चेक करे। तो वो कॉन्टेक्स्ट, वो जिम्मेदारी जो कि सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, वो आनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसा दुनिया में इस तरह का एक मत बन रहा है। दुनिया के करीब करीब सभी देशों में आज एक इस तरह का मत बन रहा है कि सोशल मीडिया को अपने प्लेटफॉर्म पे जो कुछ भी पब्लिश हो रहा है, अपलोड हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोशल मीडिया का, पॉजिटिव रोल है। उस पॉजिटिव रोल को स्ट्रेंथन करना है और जो नेगेटिविटी आ जाती है, लोग भ्रम फैलाने के लिए कुछ करते हैं, जी। उसको कंट्रोल में करना चाहिए। सर एक और राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल मेरा, अरविंद केजरीवाल, हम जिस दिल्ली में बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप लोग जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका कहना है कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। और ईडी सीबीआई को लेकर पूरा विपक्ष पूरे देश भर में बात कह रहा है। देखो, केजरीवाल जी ने जो घोटाला किया है और जो घोटाले किए उन्होंने, उन घोटालों के ऊपर क्लियर अगर एविडेंस नहीं होती, अगर क्लियर एविडेंस नहीं होती, मनी ट्रेल नहीं होता, तो हमारी जो इतनी सॉलिड, इंडिपेंडेंट, रोबस्ट जुडिशरी है, क्या वो उनके 2-3 मंत्रियों को जेल में रखा गया है, जेल में रखा है जुडिशरी के द्वारा, क्या वो रखने देते क्या? घोटाला किया है, उसका फल वो भुगत रहे हैं और वो भुगतेंगे। जी केजरीवाल जी अगर सोचते हैं कि कानून उनके लिए अलग हो क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं हो सकता। केजरीवाल जी अगर ये सोचते हैं कि वो लोगों को भुलावे में रख लेंगे, नहीं हो सकता। केजरीवाल जी ने बहुत प्रयास किया है लोगों को धोखा देने का, भुलावे में रखने का। आज लोग उनकी सच्चाई समझ चुके हैं और उनकी सच्चाई को, उनके काम को, उनके घोटालों को लोग स्पष्ट तौर पे देख चुके हैं। इसीलिए आज उनका ये हश्र है। अश्विनी वैष्णव जी, बहुत सारे यूथ यहाँ पर, स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बैठे हैं। आप आईएएस, आईआईटी आपने किया, आप आईएएस अधिकारी रहे, आपने प्राइवेट जॉब भी की और अब आप राजनीति में हैं। तो अब क्या लगता है आपको, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या जिस प्रोफेशन में वो बेहतर है? आपका अनुभव क्या और क्या आप कहना चाहेंगे इनको? मेरा ये मानना है कि हमें अपने सोसाइटी में जो कुछ भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बहुत बात करने धन्यवाद, के लिए। धन्यवाद। अश्विनी वैष्णव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।